आज हम बारिश और ठंडी हवाओं के बीच राघव की दुकान पर गर्मा गर्म चटपटी मैगी खाने वालों की भारी भीड़ उमड़ी थी। अरे राघव भाई, सच में हिला डाला, क्या मैगी बनाई है। शुक्रिया भाई। सच में यार, तुम्हारी इस चटपटी मैगी के आगे तो हमारी कॉलेज कैंटीन की मैगी तो पानी कम चाय है। एक और प्लेट बनाना और उसमें एक्स्ट्रा चीज भी डालना। अभी बनाता हूँ मैडम जी। तुम ना हमारे कॉलेज के पास भी एक दुकान खोल लो, दोगुनी कमाई होगी। जी भैया, अभी तो इस छोटे से दुकान को ही बड़ा बनाने का सपना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। राघव के लिए ये दुकान उसके परिवार का एकमात्र सहारा है, पर वो अनजान था कि जल्द ही एक फैसला उसकी दुनिया बदलने वाला है। यही फैसला लेने के लिए एक आलीशान एसी केबिन में नेता भैरव सिंह अपनी घूमती कुर्सी पर बैठा काजू चबा रहा था। हाँ तो मोहन, सीधे मुद्दे पर आओ। चुनाव एकदम छाती पर आकर बैठ गया है, जनता का क्या माहौल है? नेताजी, माहौल तो एकदम वैसा ही है जैसा विदाई के वक्त दूल्हे का होता है। क्या मतलब? मतलब ये है सर के अब जनता आपको जल्दी भगाने की पूरी तैयारी में है। कल जो आपने चौराहे पर युवा संवाद रखा था ना, उसमें टोटल 14 लोग आए थे, जिसमें से 8 अपने ही सुरक्षा कर्मी थे और बाकी के 6 वे थे जो धूप से बचने के लिए टेंट के नीचे खड़े थे। 5 साल मैंने इस इलाके पर राज किया है, लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं मुझे? सही बोले सर, 5 साल आपने सिर्फ राज ही किया है, काम तो ढेला भर भी नहीं किया। अबे चुप कर, हमें अच्छे से मालूम है कि जनता को अपनी याद कैसे दिलाना है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि रातों रात ट्रेंड कर जाएंगे। तो फिर एक काम करिए सर, बढ़िया गाने पर रील बना लीजिए। अपना ये फालतू का ज्ञान बंद रख, मैंने असली रास्ता निकाल लिया है। चुनाव से ठीक पहले हम मुख्य बाजार में सड़क चौड़ीकरण कराएंगे। जनता को लगेगा कि भैरव सिंह जैसा कर्मठ नेता तो पूरे देश में नहीं है। पर सर, उस मुख्य बाजार की सड़क के दोनों तरफ तो सालों पुरानी दुकानें हैं, कईयों के घर हैं। अरे मोहन, जब बड़ी फसल काटनी हो तो कुछ घास फूस को तो कुचलना ही पड़ता है। अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं उतरी थी, पूरा बाजार मलबे और खौफ के साए में डूबने लगा था। अरे रुको साहब, दया करो, मेरी 3 पीढ़ियों की दुकान है। अरे इसे मत तोड़ो साहब। अरे दद्दा, सरकारी आदेश है, सड़क चौड़ी होगी, तुम्हारा जो भी नुकसान है उसका मुआवजा मिल जाएगा तुमको। अरे काहे का सरकारी आदेश? हमें कोई नोटिस नहीं मिला। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं यहाँ? ज्यादा मच मत कर, नहीं तो एक कान के नीचे दूंगा ना, सारा कानून समझ आ जाएगा। ड्राइवर, तो क्या मेरा मुंह देख रहा है? बढ़ा जेसीबी आगे। जेसीबी के पंजे से कड़कड़ा कर दुकान का शेड गिर जाता है और चीख पुकार मच जाती है चारों ओर। तभी राघव अपनी पत्नी सुधा के साथ भागता हुआ आता है। नहीं, रुक जाओ। ए भैया, मत तोड़ो। हाँ? भैया जी, दुहाई है भगवान की आपको, हमारी दुकान मत उजाड़िए, यही एकमात्र सहारा है हमारे घर का। मेरे ससुर जी बीमार रहते हैं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हटो सामने से, ये रोना गाना साइड में जाकर करो। नहीं, अगर ये दुकान टूटेगी तो पहले ये गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी। ठीक है ड्राइवर, चढ़ा दो गाड़ी। नहीं, जाने दीजिए राघव जी, यहाँ हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अरे फालतू का नाटक मचा रखा है, सरकारी काम है, एक बार सड़क चौड़ी हो जाने दो, फिर दफ्तर आकर मुआवजा ले लेना। टूटे सपनों का मलबा समेटे राघव और सुधा घर लौट गए। राघव घर के फर्श पर सिर पकड़कर बैठा हुआ था। सब खत्म हो गया, उसने मेरी दुकान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। अब हम क्या खाएंगे, घर कैसे चलेगा? बेटा, हिम्मत मत हार, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सरकार मुआवजा तो देगी ना, थोड़ा सब्र रख, पैसा मिलेगा तो हम फिर से दुकान खड़ी कर लेंगे। मुआवजा? बाबूजी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? हमें कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। वो भैरव सिंह, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हमें मूर्ख बना रहा है, हमारा सब कुछ लूट लिया उसने। ऐसा मत कह बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, फिक्र मत कर। कैसे फिक्र ना करूं बाबूजी, आज आपकी वजह से हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। जब आपकी राशन की दुकान थी तब सबको उधार बांटते फिरते थे आप, और नतीजा क्या हुआ?
एक आदमी हजारों का राशन उधारी में लेकर शहर भाग गया। अरे जैसे तैसे मैंने एक दुकान खोली और खर्च चला रहा था। अब नई दुकान कहाँ से खोलूं? राघव जी, अगर किसी ने बाबूजी की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया तो उसमें उनका क्या कसूर है? मुसीबत के वक्त अपनों को हिम्मत देते हैं, उन पर अपनी भड़ास नहीं निकालते हैं। सुधा की ये बात सुनकर राघव सन्न रह गया और अपनी गलती का एहसास होते ही वो ग्लानि से भर गया। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोशिश के आगे घुटने टेक ही देती है। राघव ने बची कुची जमा पूंजी से और सुधा ने अपने गहने गिरवे रखकर एक नया ठेला खड़ा कर दिया। राघव जी, ये लीजिए, मैं घर से फटाफट हमारा सीक्रेट मसाला पीस कर लाती हूँ। थैंक यू सुधा, अगर तुम मेरा हौसला ना बनती तो शायद मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। अरे थैंक यू कैसा, बस आप फटाफट हाथ चलाइए और देखिए ग्राहक आने भी शुरू हो चुके हैं। राघव मुस्कुराकर फुर्ती से सब्जियां काटने में जुट जाता है। मसाला मिलाते ही हवा में चटपटी खुशबू तैरने लगती है। राघव भाई देखो, हम आपको ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। वही तो, पूरे बाजार में घूम लिए पर वैसी महक कहीं और नहीं मिली मुझे। और हमारे लिए वही पुराने वाली 2 प्लेट, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ। जी बस 2 मिनट। राघव की बनाई मैगी लोग मजे से खा रहे थे। वो और सुधा खुश थे कि आखिर उनकी कमाई फिर से शुरू जो हो गई है। तभी अचानक एक बाइक की तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अरे वाह मैगी वाले, तुम यहाँ आकर जम गए। हमें लगा दुकान टूटने के बाद तो कुछ दिन दिखोगे नहीं। वैसे लग रहा तुम्हारा तो धंधा बढ़िया चल रहा। जग्गा भाई, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे छोटा सा ठेला लगाया है। अब ठेला छोटा है कि बड़ा, हमें उससे क्या। नियम सीधा है, इस इलाके में ठेला लगाना है तो हर हफ्ते का हफ्ता देना होगा। भैया जी, अभी तो दुकान खोली है, अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं है। आप लोग एक लाचार पर और कितना अत्याचार करोगे? ए लेडीज, मर्द लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। राघव, सीधे से पैसे निकाल, वरना क्या? अर्जुन की कड़क आवाज गूंजते ही सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। अरे वरना क्या कर लोगे तुम, डकैत कहीं के। दुकान छीनकर मन नहीं भरा कि अभी ईमानदारी से कमाने वाले को लूटना भी शुरू कर दिया तुमने? ए अर्जुन, तुमको मालूम है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, भैरव सिंह के चमचे से। चमचे नहीं, राइट हैंड हैं हम भैया जी के। और हम यहाँ डकैती नहीं कर रहे हैं, इलाके का टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्स या गुंडागर्दी? अरे कान खोलकर सुन ले जग्गा, आज के बाद अगर इस ठेले के आसपास भी तू या तेरा कोई गुंडा दिखा ना, तो तुझे मेरे हाथों से भैरव सिंह भी नहीं बचा पाएगा। चल दफा हो यहाँ से। जग्गा आंखों ही आंखों में अर्जुन को धमकी देता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भैया, आज आपने हमें बचा लिया, वरना ये लोग हमारा ये ठेला भी उजाड़ देते। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। अर्जुन एक पढ़ा लिखा युवा नेता है। वो इस बार चुनाव में जनता की आखिरी उम्मीद बनकर सीधे भ्रष्ट भैरव सिंह को टक्कर देने की तैयारी में था। दिन बीतने के साथ साथ राघव का ठेला फिर से चल पड़ा, लेकिन उसकी ये कामयाबी विरोधियों की आंखों में खटकने लगी थी। नेताजी, आपके रहते ये सब क्या हो रहा है? अरे वो लौंडा अर्जुन तो हद पार कर रहा है। लोगों के बीच से आपका दबदबा हल्का पड़ रहा है। क्या हुआ, साफ साफ बोल। उस अर्जुन की आड़ में वो मैगी वाला भी शेर बन रहा था। लोग कह रहे हैं कि अर्जुन उनका मसीहा है और आने वाले चुनाव में वो आपको हरा कर ही दम लेगा। मैंने तो पहले ही बोला था नेताजी कि थोड़ा काम पर ध्यान दे लो। मोहन, अपना ये ज्ञान अपने पास रख। अरे राजनीति में तो 2-4 दुश्मन खड़े होते ही हैं, लेकिन उनका मुंह बंद करना मुझे अच्छे से आता है। हुक्म दीजिए सरकार। कल सुबह अपने लड़कों को ले जाकर उस अर्जुन को भी देख लेता हूँ और उस मैगी वाले की खोपड़ी भी खोल देता हूँ। नहीं जग्गा, सुबह नहीं, चुनाव सिर पर है। हमें वो काम करना है जिससे अर्जुन का गुरूर भी टूटे और हमारी उंगली पर आंच भी ना आए। तो फिर क्या करना है सर? आग लगा दे उसके ठेले को। वाह सर, ऐसे करेंगे तो जनता आपको हार पहनाएगी, फूलों की या नोटों की? अरे जूतों का हार नेताजी। अगर आग जनी हुई तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, लोग आपके खिलाफ नारे लगाएंगे। अरे तो लगाने दो, 1-2 दिन चिल्लाएंगे और फिर भूल जाएंगे। ठीक बोले,
जनता तो शायद भूल जाएगी, लेकिन जिस दिन तुमको जूता पड़ेगा ना, उसका दर्द महीनों तक याद रहेगा। पेट्रोल छिड़कना और आग लगा देना, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। जब कमाने का जरिया ही राख हो जाएगा तो मसीहा गिरी अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए नेताजी, सुबह होने से पहले सब कुछ राख हो जाएगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, तब जग्गा राघव के घर के बाहर खड़ा था। वहाँ उसका नया मैगी वाला ठेला एक तिरपल से ढका हुआ था। जग्गा हाथ में पेट्रोल की कैन लिए दबे पांव ठेले के पास पहुँचता है और कैन का ढक्कन खोलकर पूरे ठेले पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। बहुत उड़ रहे थे ना राघव बाबू, मसीहा के दम पर, हैं? अब चखो नेताजी का असली प्रसाद। जग्गा माचिस की तीली जलाता है और जलती हुई तीली ठेले की तरफ फेंक देता है। पल भर में पूरा ठेला आग के भयंकर लपटों में घिर जाता है। अरे आग आग, राघव भाई के ठेले में आग लग गई, अरे कोई बचाओ। आवाज सुनकर सभी लोग बदहवास बाहर आते हैं। सामने अपने जलते हुए ठेले को देख राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, नहीं। मेरा ठेला, सुधा, कोई पानी लाओ, अरे कोई बचाओ मेरे ठेले को। चीख पुकार के बीच लोग पानी की बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। अरे जल्दी करो, बाल्टी बढ़ाओ आगे, इतने से पानी से आग नहीं बुझेगी। राघव जी, आप आगे मत जाइए, आप जल जाएंगे। अरे मुझे छोड़ो सुधा, जलने दो मुझे। अरे अब बचा भी क्या है, एक बार फिर मेरा सब बर्बाद हो गया। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? भारी मशक्कत के बाद आग तो बुझ जाती है, लेकिन तब तक पूरा ठेला बर्तन जलकर कोयला बन चुका था। अगली सुबह राघव की हिम्मत बढ़ाने अर्जुन उसके पास पहुंचता है। राघव, कल जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर यकीन मानो हम भैरव सिंह को इसकी सजा जरूर दिलवाएंगे। अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है भैया जी, वो नेता है, मैं एक मामूली आदमी। हम गरीब बस पिसने के लिए ही बने हैं। तुम नहीं जानते राघव, एक आम आदमी में बहुत ताकत होती है। आखिर नेताओं को कुर्सी पर बिठाने वाले तुम लोग ही तो हो। तभी बाहर हल्का सा शोर सुनाई देता है। राघव के वो परमानेंट वाले कॉलेज ग्राहक अपने साथियों के संग एक नया ठेला लिए खड़े थे। आप दोनों यहाँ और ये ठेला? राघव भाई, ये हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। हमने फंड रेज करके आपके लिए एक नया ठेला तैयार करवाया है। नहीं, हम इसे नहीं रख सकते। प्लीज हमें मना मत करिए ना, इसे रख लीजिए। और हमने अपने कॉलेज के बाहर आपके नए ठेले के लिए परमिशन भी ले ली है। सब आपकी टेस्टी मैगी का इंतजार कर रहे हैं। राघव जैसे भावुक होकर रो पड़ता है। आप लोग तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, वरना हम तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। अरे नहीं भाभी, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना तो इंसानियत का फर्ज है, तो फिर इंतजार किस बात का है? अपना काम आज से ही शुरू करो। जी भैया। भैरव सिंह अपनी कुर्सी पर बेफिक्र बैठा था। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम अंदर आती है। नेताजी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ये जुर्रत कैसे हुई? जानते हो मैं कौन हूँ? खबरदार, अगर हमारे नेताजी को हाथ लगाए तो एक फोन करके तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। तुम अपनी धमकी अपने पास रखो। ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सबूत नेताजी के खिलाफ है, तो इनको थाने चलना होगा। कौन से सबूत? हमारे पास इस केबिन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है कि आपने जग्गा को राघव के ठेले को जलाने का हुक्म दिया था। ये सुनते ही भैरव सिंह के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। पुलिस उसे और जग्गा को गिरफ्तार कर बाहर ले जाती है। बाहर जमा भीड़ भैरव के खिलाफ नारे लगा रही थी। वहाँ राघव और अर्जुन के साथ भैरव का पीए भी खड़ा था। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? गद्दार, तूने किया ना ये सब? पार्टी बदल लिया? मैंने गद्दारी नहीं की, सुधार किया है, सुधार। एक लालची इंसान को छोड़कर मैंने एक पढ़े लिखे और ईमानदार नेता को चुना है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ नेताजी, मेरे मुंह मत लगो, वरना यहीं खड़े खड़े सारी धोती खोल दूंगा। पुलिस भैरव और जग्गा को ले जाती है और राघव आगे बढ़कर अर्जुन और मोहन को धन्यवाद देता है। समझ नहीं आ रहा
किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे राघव, धन्यवाद मत कहो। मैंने तो बस इंसान होने का फर्ज निभाया है। अगर हम मिलकर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर समाज कैसे बदलेगा? अन्याय का अंधेरा खत्म हुआ। आज फिर रिमझिम बारिश हो रही थी। कॉलेज के बाहर राघव के नए चमचमाते ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही थी। राघव भैया, फटाफट 3 प्लेट मेरी स्पेशल वाली मैगी लगा दीजिए। इस अंकित को भी तो पता चले कि हम क्यों आपकी इतनी तारीफ करते हैं। जी मैडम, यार मानना पड़ेगा, खुशबू तो वाकई अच्छी आ रही है। अब आपने इसमें कौन सा मसाला डाला है? भैया, ये तो सीक्रेट मसाला है। अरे राघव भाई, इसे रेसिपी मत बताना, वरना यहीं आपके बगल में अपनी दुकान लगा लेगा। और सभी ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए आपकी फेवरेट मैगी कौन सी है।